गुड आफ्टरनून। जैसा कि हमने लेसन नंबर 7 दृढ़ पिंड गति की, वैसे इस लेसन का नाम होना चाहिए था लेकिन आपको बोला गया है घूर्णी गति वगैरह। तो स्टूडेंट्स यहां पर अपने पास आज जो लेसन नंबर 7 क्लास 11 का भाग नंबर 2 जो हम आपको बता रहे हैं वो अपने पास है इस लेसन के नाम से संबंधित। क्योंकि देखो पार्ट नंबर 1 में जो हमने पढ़ा वो था सदिश गुणा। अदिश गुणा की वीडियो पहले आपको दे चुके हैं। सदिश गुणा एक ऐसा टॉपिक है जो इस लेसन में बहुत उपयोग में आएगा। इसलिए स्टूडेंट्स यदि आप आज पहली बार इस भाग को देख रहे हैं तो इसके पहले आप भाग नंबर 1 को देखिए, उसको समझिए और उसको लिखिए, तब जाके आपको भाग नंबर 2 थोड़ा इजी लगेगा, समझ में आपको आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं अपन अपने टॉपिक से। लेकिन पहले ये बताते हैं आज के टॉपिक में आज की इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम सबसे पहले ये जानेंगे दृढ़ पिंड क्या होता है, इसके अतिरिक्त दृढ़ पिंड कितने प्रकार से गति कर सकता है और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक अपना बनता है वो है दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड क्या होता है? दृढ़ पिंड जैसे कि नाम से स्पष्ट है स्टूडेंट्स कि वह पिंड जिस पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो आंतरिक कणों के मध्य की दूरी अपरिवर्तित रहती है, ऐसे पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। दोबारा फिर सुनिए, एक ऐसा पिंड जिस पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो आंतरिक कणों के मध्य की दूरी अपरिवर्तित रहती है, ऐसे पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। चलिए जल्दी से आप अपनी नोटबुक भी निकालो, साथ के साथ लिखते हुए जाओ। हालांकि मैं बोर्ड पे आपको लिख रहा हूं और यदि आप पीछे रह जाते हैं तो आप अपना स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए दृढ़ पिंड क्या है हम इस पर इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं कि वह पिंड जिस पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है, जिस पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो उसके आंतरिक कणों के मध्य की दूरी कणों के मध्य की दूरी अपरिवर्तित रहती है। दृढ़ पिंड कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी कण आपके पास है, यदि आप उस पर बाह्य बल लगाते हैं, ठीक है ना, तो बाह्य बल लगाने पर आंतरिक कणों के मध्य की दूरी अपरिवर्तित रहे तो ऐसे निकाय को, ऐसी पिंड को आप दृढ़ पिंड यहां पर कह सकते हैं। स्टूडेंट्स दृढ़ पिंड गति की, जैसे कि लेसन का नाम अपने पास है, तो दृढ़ पिंड में स्टूडेंट्स 2 प्रकार की गति होती है। एक तो होती है स्थानांतरित गति और एक होती है घूर्णी गति। हम स्थानांतरित गति के बारे में काफी कुछ लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 6 तक पढ़ेंगे। हम इस लेसन में घूर्णी गति के बारे में पढ़ेंगे। घूर्णी मतलब कि घूमना, स्थानांतरित मतलब कि किसी एक अक्ष के सापेक्ष चलना या 2 अक्षों के सापेक्ष या 3 अक्षों के सापेक्ष चलना, वो आती है स्थानांतरित गति के अंतर्गत। ठीक है, तो घूर्णी गति में कण कितने प्रकार से गति करता है? वह गति करता है 2 प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं बोर्ड पे नोट करता हूं। दृढ़ पिंड गति 2 प्रकार की होती है। दृढ़ पिंड गति 2 प्रकार की होती है। गति 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 1 के रूप में अपने पास है घूर्णी गति। घूर्णी गति एग्जाम्पल मैं आपको इसके बताऊं, फिर परिभाषा देखते हैं। ठीक है ना, घूर्णी गति में जैसे कोई पंखा रहा आपके पास, एक पर्टिकुलर जो उसकी रोड होती है उसके सापेक्ष चक्कर लगाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये सब गतियां किस में आती है? घूर्णी गति में आती है। तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी? यदि कोई कण
किसी स्थिर अक्ष के सापेक्ष अपनी गति को दोहराता है तो कण की इस गति को घूर्णी गति कहते हैं। लिखेंगे आप इसकी परिभाषा जल्दी से। यदि कण किसी स्थिर अक्ष के परितः स्थिर अक्ष के परितः का मतलब होता है इसमें चारों ओर, ठीक है ना। स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है, घूर्णन गति करता है तो कण की इस गति को घूर्णी गति कहते हैं, घूर्णी गति कहते हैं। नंबर 2 अपने पास, जैसे इसको एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं कि इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप कह सकते हैं पंखे की गति है ना, इलेक्ट्रॉन की गति परमाणु में, है ना, ध्यान रखना परमाणु की बात कर रहा हूं मैं ये आपसे, परमाणु में, ठीक है। ऐसे ही घूर्णी गति के अलावा दूसरी गति अपने पास होती है स्थानांतरित गति। कौन सी गति? स्थानांतरित गति। नंबर 2 स्थानांतरित गति। अब स्थानांतरित गति की परिभाषा अपने पास क्या बनेगी कि यदि कोई पिंड या कण, यदि कोई कण निश्चित समय में निश्चित दिशा में निश्चित दूरी तय करता है तो यह गति कण की स्थानांतरित गति कहलाती है, स्थानांतरित गति कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे इसके एग्जांपल आप लिख सकते हैं क्योंकि अपन ने काफी कुछ इसके बारे में पहले पढ़ा है, जैसे नत तल पर वस्तु की गति वगैरह, है ना। एग्जांपल देता हूं, एक नत तल पर गति, और भी आप इसके एग्जांपल्स नोट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ज्यादा लंबी इस बात को अपन खींचने से मतलब नहीं है। आपका मेन जो मॉडल था यहाँ का लेसन का टॉपिक जो था वो था दृढ़ पिंड। वह तो हमने दोनों बातों को अलग पढ़ लिया, घूर्णी गति और स्थानांतरित गति क्या होती है, क्योंकि आपको ये भी पता रहे, ठीक है ना, कि घूर्णी गति और स्थानांतरित गति में अंतर क्या है। तो घूर्णी गति वह गति होती है जिसमें कण स्थिर अक्ष के सापेक्ष अपने पथ को दोहराता है या गतिमान रहता है, घूर्णन गति करता है। स्थानांतरित गति में हमने कहा कि कण एक निश्चित समय में निश्चित दूरी निश्चित दिशा में तय करता है, तो कण की इस दूरी को हम या इस गति को हम स्थानांतरित गति कहते हैं। ठीक है शेर, घूर्णन गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी होती है जिसको मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूं कि घूर्णन गति एक तो द्विविमीय गति होती है। कौन सी? द्विविमीय, ध्यान रखिएगा, नोट डाल के आप लिखते चले जाए चाहो तो यहाँ पर, क्योंकि ये विशेष बातें हैं जो आपके पास लेसन की शुरुआत करने के पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। नंबर 1 गुण आपके पास बनती है, घूर्णी गति द्विविमीय गति होती है। घूर्णी गति एक द्विविमीय गति होती है, द्विविमीय गति होती है। ठीक है, नोट नंबर 2 आपको क्या कहता है? नोट नंबर 2 कहता है कि घूर्णन गति में कोई पिंड जब अपने वृत्ताकार पथ में गतिमान होता है तो उसका तल घूर्णन अक्ष के सापेक्ष स्थिर रहता है। जनरल बात है, आपके पास ही है। घूर्णन गति में जो कण होता है ना वो विराम अवस्था में होता है, उसकी गति चलायमान है। वो कण तो स्थिर है,
लेकिन वो अपने आप को क्या कर रहा है, दोलायमान कर रहा है, अपने पद को बार बार दोहराता है। तभी तो अपन ने कहा ना स्थिर अक्षीय सापेक्ष घूर्णन गति। ठीक है, ये कुछ संबंधित बातें थी जो नोट के रूप में मैंने आपको यहाँ पर लिखी है। चलिए अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के रूप में, जो हमारे पास इस लेसन का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग बनता है लेसन की शुरुआत में। ठीक है, आपका टॉपिक बनता है द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र, जिसको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, इसको इंग्लिश में भी नाम याद रखिए इसको इंग्लिश में इसका नाम याद रखिए, क्योंकि अपन यहां पर एक वर्ड यूज में लेंगे इंग्लिश का, इसका सेंटर ऑफ मास। हम इसको जब भी द्रव्यमान केंद्र को दर्शाएंगे ना, तो अपन शॉर्ट में इसको CM लिख देंगे, है ना। CM का मतलब हो जाता है सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास क्या है, जैसे कि परिभाषा से ही स्पष्ट निकलता है कि किसी पिंड का वह बिंदु या वह केंद्र जहां उस पिंड का या उस निकाय का समस्त द्रव्यमान केंद्रित रहता है, ऐसे बिंदु को द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी पिंड का वह केंद्र जहां पिंड का समस्त द्रव्यमान केंद्रित रहता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास है द्रव्यमान केंद्र के लिए। द्रव्यमान केंद्र से रिलेटेड एक कथन और आपके पास बनता है कि किसी पिंड के जो द्रव्यमान केंद्र होता है, द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु बनता है जिसके सापेक्ष पिंड के द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है। ध्यान रखना, क्योंकि ये भी अपने पास लैंग्वेज में वर्ड आएगा, है ना। मैं इसकी भी परिभाषा आपको लिखता हूं बोर्ड पे। किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिसके सापेक्ष पिंड के सभी द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है। ठीक है, देखो इसको भी एक और परिभाषा लिख लो, इसको रिमार्क कर देता हूं मैं। किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिसके सापेक्ष पिंड के सभी द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है, सदिश योग शून्य होता है। अर्थात आप इसको कह सकते हैं इस तरह से, देखो M1 R1 ये सदिश हो गई, प्लस M2 R2 सदिश, प्लस अप टू प्लस MN RN बराबर होगा कितना, 0। ये M इंटू R ये कहलाता है द्रव्यमान आघूर्ण। क्या कहलाता है कि द्रव्यमान आघूर्ण से तात्पर्य होता है कि पिंड के द्रव्यमान को उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी से गुणा कर दो। जो कंडीशन आपको प्राप्त होगी, क्या बोलता है, जैसे कि ये कण है आपकी, ये निकाय आपके पास, ये घूर्णन अक्ष बनती है इसकी, है ना। ये बहुत सारे कण है आपके पास, जैसे ये 1, ये 2 रहा, ये 3 रहा और ये M कण रहा, जैसे आपके पास M1, ये M2, ये M3 और ये MN हो गया। ठीक है, ये R1, ये R2 और ये R3 और ये हो जाता है RN। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो द्रव्यमान केंद्र बना हुआ है आपके पास, ठीक, द्रव्यमान केंद्र के रूप में द्रव्यमान और दूरी, कौन सी दूरी, घूर्णन अक्ष से जो दूरी बनेगी उनका सदिश योग शून्य होना चाहिए। M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस अप टू प्लस MN RN इज इक्वल टू 0।
इसको आप यू लिख सकते हो सिग्मा। सिग्मा होता है n पदों का योग, जिसको आप लिखेंगे m और r बराबर कितना 0। ठीक है, अब इसकी सीमाएं बनानी पड़ेगी क्योंकि n पद है आपके पास ये ना, तो सिग्मा के यहां तो कहलाती है निम्न सीमा। i मान लीजिए i बराबर आपके पास बनता है 1 से लेकर n के लिए, समझना ध्यान से। सिग्मा जो कि n पदों का योग होता है, ठीक है ना, आपने सिग्मा को लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये m i और r i मैंने क्यों लगाया, यहां i क्यों लगाया, रीजन ये है कि यदि मैं कुछ नहीं लिखता हूं यहाँ पे तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा पद किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो हमने यहां कुछ मान लिया i, और i के रूप में अपन सीमा बनाते हैं i बराबर 1 से लेकर n। एक आपके पास है निम्न सीमा जो कि सबसे पहला मान आपके पास बनता है, n आपके पास है उच्च सीमा जो कि सबसे अंतिम मान आपके पास बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके पास कुल वैल्यू बनेगी सिग्मा i बराबर 1 से n के लिए m i r i बराबर कितना 0। ये आपके पास द्रव्यमान आघूर्ण का एक फॉर्मूला है जिसका आप आगे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लिखिए इसको जल्दी से, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन लेते हैं, हमने पढ़ा द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, घूर्णन गति क्या होती है, वगैरह वगैरह। अब अपन लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसमें हम आपको यह बताते हैं कि द्विकण निकाय का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, आप उसके द्रव्यमान केंद्र को कैसे याद करेंगे। ठीक है, चलिए चित्र देखते हैं। सबसे पहले इसका देखो, हमने ये माना एक निर्देश तंत्र की अवस्था अपने पास है, चाहे तो आप इसको x और y अक्ष आप नाम दे सकते हो, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है ना, द्विकण है मतलब कि हमने ये मान लिया दो कण अपने पास है, ये जिनके द्रव्यमान है m1 और m2 के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये कहा कि m1 द्रव्यमान का जो कण है वह मूल बिंदु O से r1 दूरी पर स्थित है। ऐसे ही m2 द्रव्यमान का जो कण है वह मूल बिंदु O से r2 दूरी पर स्थित है। ठीक है, हमने कहा मान लेते हैं कि इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र बिंदु C बनता है। ठीक है, अब इसकी स्थिति भी याद कर लो आप, कोई बात नहीं। ये लो मूल बिंदु O से आपने इसको मिला दिया, तो ये जो रेखा बनी हुई है 8cm सदिश राशि, यह इसके स्थिति सदिश को प्रदर्शित करती है, जिसका मान हमें यहां पर ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मान अपने क्या करना है, यहां पर ज्ञात करना है। तो सुनो, देखो और समझो। देखो, हमने ये कहा कि जो दो कण है अपने पास, हमने इस पर बाह्य बल पहले कण पर F1 लगाया, दूसरे कण पर F2 लगाया। पहले कण पर बाह्य बल लगाया F1, दूसरे कण पे लगाया F2। साथ के साथ ये भी कह देते हैं हम, पहले कण का आंतरिक बल बनता है F1 डैश, बाह्य बल तो F1 और आंतरिक बल हो जाता है F1 डैश। ऐसे ही दूसरे कण के लिए बाह्य बल तो हो जाता है F2 और आंतरिक बल हो जाता है F2 डैश के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ये कहते हैं कि इस प्रकार से अपने पास प्रथम कण पर द्वितीय कण द्वारा लगने वाला जो अपने पास बल बनता है वो क्या बनता है, लगने वाला कुल बल। आप एक काम करिए, यू कह देते हैं अपन F1, इसको नाम दे देते हैं F1 डैश और प्लस F2 डैश। थोड़ा उल्टा कर देते हैं अपन इसको, ये तो हो गया अपने पास बाह्य बल, ये हो गया आंतरिक बल। तो इन दोनों बलों का जो योग बन रहा है वो नेट बल बन रहा है, किसका, प्रथम कण पर लगने वाला बल का। इसी प्रकार से हमने कहा दूसरे कण पर प्रथम कण द्वारा लगने वाला कुल बल
क्या बनेगा, आपने कहा सर F2 बराबर बनेगा F2 डैश जो कि बाह्य बल है, F2 डबल डैश जो कि आंतरिक बल बनता है। इसको अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 2। क्लियर? कोई डाउट? मैंने किया क्या है स्टूडेंट्स कि बाह्य बल को F1 नाम दे दिया, F1 डैश नाम दे दिया और आंतरिक बल को F1 डबल डैश के रूप में ना। तो हमने कहा पहले कण पर कितना बल लग रहा है, बाह्य बल और आंतरिक बल का योग। ऐसे ही दूसरे कण पर कितना बल लग रहा है, बाह्य बल और आंतरिक बल का योग के रूप में। ठीक है, तो अब इस आधार पर हम ये जानते हैं न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, हम जानते हैं चूंकि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं P बराबर होता है, F बराबर होता है कितना, dP अपॉन dt। बात क्लियर है? इसको अपने नंबर बोल दिया नंबर 3। बात समझाई? कोई समस्या? क्योंकि अपने पहले पढ़ा है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम होता है संवेग का नियम, जिसके आधार पर कहते हैं कि वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इस आधार पर F बराबर होता है dP1 अपॉन dt। ठीक है, हमने कहा इस प्रकार प्रथम कण के लिए क्या बनेगा, इसको चेंज कर दो, F1 बराबर हो जाता है dP1 अपॉन dt। नंबर 4 आपने दे दिया। ऐसे ही आप बोल दीजिए दूसरे कण के लिए क्या बनेगा, बहुत इजी है, F2 बराबर dP2 अपॉन dt। ये लो हो गया। ठीक है ना? क्या करें अब, दोनों को जोड़ो आप, समीकरण 1 प्लस 2 से ये लीजिए, जोड़ दिया। अब आगे क्या, F1 प्लस F2 बराबर d अपॉन dt। मैंने क्या किया, d अपॉन dt को कॉमन ले लिया, थोड़ा सा स्टेप अपन डायरेक्ट लिख गए। ठीक है ना? कोई समस्या है यहां तक? किसी को कोई समस्या नहीं है? चलो आगे देख लो, सुन लो फिर भी। F1 प्लस F2 लिख दिया बराबर d अपॉन dt, कॉमन फैक्टर है क्योंकि ये अवकलन जो बता रहा है यहाँ पे आपको, P1 प्लस P2 आपने लिख दिया है। अब आप इसमें लागू करिए कहां से, 1 और 2 से। किसको रखेंगे, F1 डैश प्लस F2 डैश, सॉरी यहां पर अपने को F1 लिखना था, है ना, गलत लिख दिया आपने। हमने वैल्यू रखी इसमें समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर क्या बनेगा, आ जाओ, ये लो, F1 डैश प्लस F1 डबल डैश प्लस F2 डैश और यह F2 डबल डैश d अपॉन dt। ठीक है ना? और P1 कोई बात नहीं, P1 बराबर हम जानते हैं M1 V1 प्लस M2 V2 होता है सर, सही है, अपन जानते हैं क्योंकि P1 बराबर होता है संवेग की परिभाषा से M1 V1 और P2 बराबर होता है M2 V2। ठीक है, और भी आप चेंज कर सकते हो, आप जानते हैं यह भी भली भांति M1 बराबर क्या बनता है, V वेग होता है ना, आप इसको लिख सकते हो dR1 अपॉन dt, क्योंकि आपने इसकी स्थिति को माना है R1। ऐसे ही इसको भी आप लिख सकते हो m dR2 अपॉन कितना dt, आपने लिख दिया। अभी आगे चेंज करते हैं इसको, लेकिन देखो, जानो और समझो, क्या कहते हैं अपन, F1 डबल डैश F2 डबल डैश बाह्य बल है, और हम जानते हैं अच्छी तरह से कि दृढ़ पिंड में बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो आंतरिक कणों के मध्य की दूरी क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। मतलब कि आंतरिक बल जो है कोई कार्य नहीं करता वहां पर, तो हम ये कह सकते हैं कि F1 डबल डैश प्लस F2 डबल डैश बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हो गया 0, हमने 0 रख दिया। चलो
आगे बढ़ते हैं अपन। F1 डैश प्लस F2 डैश बराबर d अपॉन dt। चलो इसको भी रख देते हैं अपन। M1 V1 का मान रख दिया आपने, dr1 अपॉन dt प्लस M2 dr2 अपॉन dt। ओके, चलिए अब ये F1 प्लस F2 क्या दर्शा रहा है? ये दर्शाता है बाह्य बल। किसको? बाह्य बल को, जो कि अपने पास क्या है? कुल बल। तो हमने कहा कि यहां आपके पास है F1 प्लस F2 डैश के रूप में बराबर कितना? F कुल बल आपके पास है। कुल मैं लिख देता हूं, बाह्य बल आपको बनता है, ठीक है ना। तो कुल बाह्य बल को अपन ने लिख दिया किससे? F से लिख दिया सर। ये लो, कोई समस्या? कोई समस्या आपको नहीं है? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे कैसे बढ़ाएं इस स्टेप को अपन? इस स्टेप को बढ़ाने के लिए अब आप क्या करेंगे? आपने F1 डैश प्लस F2 डैश की जगह तो मान रख दिया किसका? F का। ध्यान से सुनो, आवाज नहीं बिल्कुल भी। F बराबर आपके पास क्या बन जाएगा? d अपॉन dt ऑलरेडी है, इसमें से भी d अपॉन dt दोनों जगह मिल रहा है आपको, बाहर ले लो। कितना हो जाएगा? d2 अपॉन dt स्क्वायर। आया समझे? m1 r1 प्लस m2 r2 सदिश। क्लियर है? कोई समस्या? कोई समस्या है किसी को? कोई समस्या नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? बल। और आप जानते हैं F बराबर होता है ma। m क्या है भाई? जल्दी से बोलो। द्रव्यमान। और a क्या है? त्वरण। त्वरण को यदि मैं वेग के रूप में लिखता हूं तो देखो अपन इस तरह से लिख सकते हैं, m और ये हो जाता है dv अपॉन dt। सही है क्या? सही है। चलो m d अपॉन dt, v की जगह आप लिख सकते हो dr अपॉन dt। इसको लिख दो किसके लिए? सेंटर ऑफ मास, मतलब कि द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। चलो आप लिख सकते हैं इसको इस तरह से, m d2 अपॉन dt स्क्वायर और कितना? rcm आपके पास बनेगा। हम इस वैल्यू को रख देते हैं यहां पर। तो अपने पास क्या बन रहा है? m d2 rcm अपॉन dt स्क्वायर बराबर होगा कितना? वैल्यू रखो, आपके पास बनता है d2 अपॉन dt स्क्वायर और m1 r1 प्लस m2 r2 सदिश के रूप में। सही है? यहां m क्या है? पिंड का कुल द्रव्यमान। तो आप इसको u भी लिख सकते थे, m1 प्लस m2, ठीक है ना। d2 अपॉन dt स्क्वायर rcm। कोई डाउट? कोई समस्या नहीं है? आगे चलो तो फिर देखो, m1 प्लस m2 अपन ने लिख दिया किसकी जगह? m की जगह मान लिख दिया, ठीक है ना। d2 अपॉन dt स्क्वायर और ये होता है rcm बराबर d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2। ओके, अब आप ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपके पास से यह पद इस पद से क्या हो गया? क्या हो गया? इस पद से कट गया, कैंसिल हो गया। तो आगे क्या बनेगा? जल्दी से दिमाग लगाओ, जल्दी से फटाफट दिमाग लगाओ। क्या कहता है ये सवाल आपको? अब बताओ। जैसे आपके पास ये पद इस पद से कट जाता है तो आपने मान निकाला किसका? rcm बराबर होगा m1 r1 प्लस m2 r2 सदिश और बटे क्या गया? m1 प्लस m2। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास बनता है द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। क्या बनता है? द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश आपको प्राप्त होगा। अब जो भी घटना अपन करेंगे वो इसी पॉइंट के आधार पर अपनी इस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। इसलिए देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जो चीजें आपको याद रखनी है वो स्थानांतरित गति के अंतर्गत हमने जो परिभाषाएं पढ़ी है ये सब आपको इसी फॉर्मेट में याद रखना है। तो
बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना, आप इसको आसानी से कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी कठिन डेरिवेशन भी नहीं है कि आपको ये याद ही नहीं हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए आज की इस क्लास में हमने द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या बनता है इसके बारे में हमने पढ़ा। देखो अभी तक मैं यहां पर एक बात और आपको कह सकता हूं, एक बात और निकाल सकते हैं अपन एक फॉर्मूले के रूप में, जो कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, द्रव्यमान आघूर्ण। कि सर आपने द्रव्यमान आघूर्ण को शून्य क्यों माना, उसका जवाब भी मैं अभी आपको यहां पर अपनी इस क्लास में दूंगा। जब तक आप इसको जल्दी से नोट करिए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, ले गए सभी ने स्क्रीनशॉट, तो बढ़े आगे। चलिए हम आते हैं दोबारा से समीकरण नंबर 6 पर। किस पर? समीकरण 6 पर। हमने कहा समीकरण 6 से, ध्यान से सुने, समीकरण 6 से आपके पास बनता है, यदि यहां पर हमने m1 बराबर m2 बराबर m रखा तो आपको क्या बनेगा? क्यों स्टूडेंट्स, कौन कौन लाइव चैट में है, जल्दी से अपना नाम बताइए। अच्छा चलो आ जाओ। m प्लस m कॉमन बनता है, आपने बाहर निकाल लिया, अपॉन में m प्लस m कितना होता है? 2m। m से m कट जाएगा तो केवल 2 बचेगा, तो आपके पास बनता है r1 सदिश प्लस r2 सदिश बटे 2। ये आपके पास आ गया क्या? द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। कब? जब आपके पास दोनों कणों का द्रव्यमान समान है, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि समान द्रव्यमान वाले कण के लिए द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश ठीक उनके मध्य में होता है। अब मैं इसको लैंग्वेज में लिख देता हूं ताकि आपको सब प्रॉब्लम नहीं रहे। अर्थात समान द्रव्यमान वाले कणों का स्थिति सदिश उनके मध्य में स्थित होता है, उनके मध्य में स्थित होता है। ठीक है ना। चलिए एक और बात और करते हैं अपन। हमने ये कहा, सुनो ध्यान से लिखो, ध्यान से समझो। हमने ये कहा यदि अपने पास द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश सुने ध्यान से, मूल बिंदु O पर स्थित हो तो, मूल बिंदु O पर स्थित हो तो क्या बनेगा? RCM बराबर 0 बनेगा सर, ये लो 0। ठीक है, जब आपने 0 रखा तो आपके पास बनता है m1 r1 प्लस m2 r2 बटे कितना? m1 प्लस m2। ये लो क्रॉस गुणा कर दो, 0 को गुणा करोगे जब ये संख्या 0 तो आपके पास बनेगा m1 r1 प्लस m2 r2 बराबर कितना? 0। या आप कह सकते हैं सिग्मा, जैसा कि अपने पढ़ा था m1 ri इक्वल टू 0, क्योंकि 2 कण है ना इसलिए i बराबर आप कह सकते हो 1 से 2 के लिए। और ये आपके पास क्या आ गया? द्रव्यमान आघूर्ण, जो कि हमने अभी शुरुआत में पढ़ा भी था और आपको बताया भी था। ये द्रव्यमान आघूर्ण कहलाता है। कब मिला? जब आपने कहा कि द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश को मूल बिंदु पर रख दीजिए, तो ऐसी स्थिति में द्रव्यमान आघूर्ण का सदिश योग कितना बनेगा? 0 बनेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि दोनों कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग 0 होता है। लिख देते हैं इसको। अर्थात दोनों कणों के द्रव्यमान आघूर्ण का सदिश योग 0
होता है, शून्य होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? पहले तो देखो, समझो और फिर लिखो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास में लेसन नंबर 7 क्लास 11 पार्ट नंबर 2 में हमने आपको इसका बेसिक फंडामेंटली पॉइंट लिया। मैं जैसे कि कहते आ रहा हूं कि आप यहां जो पढ़ रहे हो क्लास से ज्यादा ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये क्लास आपको नीट, आईआईटी और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामों को लेकर बनाई गई क्लास है। ठीक है ना, इसके आधार पर आप अपने नोट्स में इन चीजों को भी मेंशन करते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस भी वीडियो को लगाइए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।